वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एओ अर्थात कृषि अधिकारी के पेपर में यहाँ पर जितने भी आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे उन सभी के बारे में यहाँ पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप देखिए क्लास को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हाल ही में आप यहाँ पर पेपर देने वाले हो एफएसओ का, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो ये पेपर रहने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसलिए क्लास को एंड तक आपको जरूर देखना है। ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा, 15 से 20 मिनट में हम यहाँ पर पूरे पेपर को यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उसको आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन से एमिनो अम्ल क्वालिटी प्रोटीन मक्का में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम बोल देते हैं क्यूपीएम। तो क्यूपीएम इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है, तो होते हैं याद रखिए हिस्टिडीन व आइसोल्यूसिन एमिनो अम्ल। अधिक मात्रा में कौन से होते हैं, हिस्टिडीन व आइसोल्यूसिन। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि येरो रिवोल्यूशन अर्थात पीली क्रांति का संबंध किससे होता है। तो ये आपको पता है नॉर्मली, इसमें बताने वाली भी कोई बात नहीं है। तिलहन अर्थात ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित यहाँ पर कौन सी होती है, येरो रिवोल्यूशन या फिर पीली क्रांति का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि यहाँ पर पूछा गया है कि 2 हेक्टेयर गन्ने की फसल की बुआई के लिए 3 आंख वाले कितने सेट की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात आप सभी को पता है कि एक तो 2 आंख वाले होते हैं अर्थात 2 बर्ड्स वाले होते हैं, एक होते हैं ट्रिपल बर्ड्स वाले होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 3 आंख वाले, तो याद रखिएगा और कितने हेक्टेयर के लिए, 2 हेक्टेयर के लिए पूछे गए हैं 3 आंख वाले सेट। तो ये होते हैं याद रखिएगा 75, 70 से 80,000 सेट की आवश्यकता होती है। अर्थात पर हेक्टेयर की अगर बात करें, जैसे कि 1 हेक्टेयर के लिए कितना होता है, तो 35 से 40,000 सेट की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 2 हेक्टेयर के लिए, तो इसका हम डबल कर लेंगे यहाँ पर, अर्थात 70 से 80,000 सेट्स की हमें आवश्यकता होती है 2 हेक्टेयर गन्ने को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि बीकानेरी जो नरमा है बीटी कपास की वेराइटी, तो इसे कहां से डेवलप किया गया था अर्थात विकसित किया गया था, तो इसे किया गया था याद रखिए यूएस धारवाड़ से इसे निकाला गया था, इसे रिलीज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि शाकनाशी कार्फेंट्राजोल किस फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात जो कार्फेंट्राजोल जो हर्बिसाइड है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा वेट के लिए किया जाता है। मुख्यतः 2 का यूज किया जाता है, एक कार्फेंट्राजोल, एक आपका जो मेटसल्फ्यूरान है, इसका भी प्रयोग हमारे व्हीट क्रॉप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है, तो याद रखिए ये आता है हमारे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि फसल में सिंचाई के क्षेत्रफल व दी गई पानी की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है। सिंचाई का क्षेत्रफल दे रखा है और पानी की मात्रा यहाँ पर दे रखी है, तो इनका जो रेशियो होता है याद रखिए इसे हम कहते हैं ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में शाकनाशी मेटसल्फ्यूरान की सिफारिश की गई उपयोग दर कितनी होती है। तो जस्ट अभी आपको बताया कि याद रखिए कार्फेंट्राजोल और मेटसल्फ्यूरान दोनों का ही प्रयोग व्हीट क्रॉप में किया जाता है, लेकिन कितनी दर में किया जाता है, तो याद रखिए मेटसल्फ्यूरान का यहाँ पर प्रयोग मात्र यहाँ पर 4 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, केवल ग्राम में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ग्राम में होता है और कितना, केवल 4 ग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है मेटसल्फ्यूरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताने वाली कोई बात है ही नहीं कि ICPL 87 किसकी वैरायटी है, तो अरहर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन पर, नंबर 10 क्वेश्चन पर। तो यहां पर पूछा गया कि अपवहन संग्रहण किन इलाकों में तालाब खोदकर लाभप्रद तरीके से किया जा सकता है, तो याद रखिएगा कौन से, अर्थात यहां पर पूछा गया है कि एक्सकेटिव पॉन्ड्स कहां पर बनाए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा ये जो पॉन्ड्स है ये फ्लैट या फिर मैदानी जो क्षेत्र है वहां पर पॉन्ड्स को आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपको यहाँ पर पूछा गया, याद रखिए लैंड स्लोप के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट हम बात करेंगे कि जो हमारी मीडियम लोम सॉइल होती है, अर्थात अगर मध्यम बलुई दोमट मृदा की अगर बात करें, तो इसमें जो भूमि ढाल होती है लैंड स्लोप रखी जाती है, ये कितनी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 0.05 से 0.20%। याद रखिएगा हमेशा जो भूमि की ढाल होती है अर्थात लैंड स्लोप है, ये हमेशा परसेंटेज में रखी जाती है, जैसे कि 1 या 1.5% है, या फिर आपको यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है कि 0.05 से 0.20%। ठीक है, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पूरक परागण अर्थात सप्लीमेंट्री पोलिनेशन किसके लिए सिफारिश की जाती है,
तो याद रखिए ये किसमें की जाती है, सूर्यमुखी में की जाती है। किसमें की जाती है, सैफफ्लावर में की जाती है। ठीक है, सॉरी यहां पर सूरजमुखी है। ओके, सनफ्लावर के लिए यहां पर रिकमेंड किया जाता है, और सूरजमुखी याद रखिएगा किसके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है, अर्थात जो स्थायी म्लानी बिंदु होता है उसके भी यहां पर याद रखिए इंडिकेटर संकेतक का कार्य कौन करती है, याद रखिएगा वो भी सूरजमुखी ही यहां पर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि धान की खेती हेतु कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र नर्सरी हेतु चाहिए। अर्थात क्वेश्चन को पहले से समझिए कि याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई के प्लांट अर्थात पौधे तैयार करने हैं, तो उससे उन पौधों को तैयार करने से पहले हमें छोटी छोटी पौध तैयार करनी पड़ेगी। तो इन पौधों को तैयार करने के लिए हमें एक छोटे सरफेस जिसे हम बोल देते हैं नर्सरी, तो इस नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो याद रखिएगा धान के लिए अगर जब भी बात की जाए तो आपको जितना भी हेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए 1 हेक्टर के लिए हमें पौध तैयार करनी है, तो इसके लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, तो उसका 10वां हिस्सा, जितने भी यहाँ पर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसका 10वां हिस्सा क्या है, हमें नर्सरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10% है। और इसके सबसे अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जो डेपोक विधि है, इसमें पौध 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है, डेपोक विधि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आने वाला है। इससे पहले हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से राइजोबियम की कौन सी प्रजाति धीमी विकास किस्म स्लो ग्रोथ के लिए वर्गीकृत की गई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राइजोबियम मेलिलोटाई है, अर्थात ये किसकी होती है, सबसे पहले तो ये होती है, याद रखिए राजमा के लिए। ये किसके लिए होती है, राजमा के लिए होती है, सॉरी यहाँ पर ये होती है, याद रखिए राजमा के लिए। और याद रखिए ये किसकी होती है, स्लो ग्रोथ स्पीसीज होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जैसे कि राइजोबियम ट्राइफोलाई भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन जरूर कर ले कि जो ये ट्राइफोलाई होती है, ये होती है याद रखिए बरसीम के लिए, और लेगुमिनेशन अर्थात लेगुमिनेसी क्रॉप्स के लिए विशेष तौर पर अगर बात करें तो मटर या चना आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, वैसे ही बेसिकली आपको ज्यादातर ट्राइफोलाई आपको पूछा जाता है, और मेलिलोटाई भी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ठीक है, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, धीमी विकास के लिए मेलिलोटाई स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन कि शाकनाशी पैराक्वाट किन में अमरबेल खरपतवार नियंत्रण हेतु सिफारिश की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार ऑलरेडी कवर करवा दिया था कि रेंज का जो फसल होती है, याद रखिए इसमें होता है अमरबेल या कसकोटा। तो इन कसकोटा को नियंत्रित करने के लिए हम किस वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं या फिर हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो उसका हम करते हैं पैराक्वाट का। किसका प्रयोग करते हैं, पैराक्वाट का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पैराक्वाट का प्रयोग किया जाता है अमरबेल को नियंत्रित करने के लिए, ये किस फसल के लिए किया जाता है, तो रेंज का फसल के लिए किया जाता है। और रेंज का फसल को याद रखें एक और नाम दिया गया है अल्फा अल्फा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे कि इजिप्शियन क्लोवर के नाम से किसे जानता है, तो इजिप्शियन क्लोवर के नाम से हम बरसीम को जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है 16 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा गया कि इसबगोल की बीज दर कितनी होती है। इसबगोल उसी की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम होता है यहाँ पर वानस्पतिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा, जिससे हमें प्राप्त होती है याद रखिए बीज व भूसी। इन दोनों का रेशियो जो हम काम में लेते हैं वो होता है 75:25 का रेशियो यहाँ पर काम में लिया जाता है। और इसमें यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया कि इसबगोल की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पर इसकी बीज दर होती है। इसबगोल का याद रखिए विशेष रोल आपका सिलेबस में है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी बीज दर कितनी होती है, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाम क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा होता है। इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा बीज भूसी काम में लिया जाता है। और इनका जो रेशियो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, याद रखिएगा 75:75 रेशियो 25 का यहाँ पर इनमें काम में लिया जाता है। इन चारों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, उसमें आपको पूछा गया है कि K2O। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि बेमलेन फैक्टर कितना होता है। बेमलेन जो फैक्टर होता है ये कितना होता है, तो याद रखिए बेमलेन जो फैक्टर होता है ये होता है 1.724। कितना होता है, 1.724। ये क्या होता है, बेमलेन फैक्टर होता है। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, कन्वर्जिंग फैक्टर होता है, अर्थात कन्वर्जन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मोलिब्डेनम का आंशिक स्थापन यहां पर कर देता है। अर्थात यहां पर याद रखिएगा पार्शियली सब्स्टिट्यूट जो मोलिब्डेनम को है वो कौन करता है, तो याद रखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब भी बात की जाए तो इसे जो सब्स्टिट्यूट करेगा मोलिब्डेनम को वो करेगा हमारा वेनेडियम। क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। अर्थात जो मूव आप याद रख सकते हो, मूव अर्थात मूव से आप याद रखोगे मोलिब्डेनम को जो वेनेडियम है ये क्या कर देता है? पार्शियली सब्स्टिट्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहां पर देख सकते हो कि भारत अपनी यूरिया की आवश्यकता का कितना प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन से पूर्ति कर सकता है। अर्थात क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है कि जो भारत में जितनी भी डिमांड होती है यूरिया की उसका कितना परसेंट हिस्सा, टोटल जितनी भी डिमांड होती है उसका कितना परसेंट हिस्सा भारत खुद उत्पादन कर सकता है, खुद प्रोडक्शन ले सकता है। तो याद रखिए लगभग उसका 75% हिस्सा। जैसे कि मान लीजिए 100 किलोग्राम की हमें आवश्यकता है तो 75 तो हम भारत में ही यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। बाकी जो 25% बच जाता है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा वृद्धि नियामक कोशिका लंबाई बढ़ाने को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पर याद रखिए सेल इलोंगेशन की पूछा गया है, तो सेल इलोंगेशन के लिए ऑक्सिन तत्व है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वह जैव उर्वरक जिसका संवर्धन न तो जीवित मूल की अनुपस्थिति में किया जा सके ना ही मानक सूक्ष्म जैविकी तकनीकों द्वारा एगार प्लेट पे पृथक किया जा सके। अर्थात वो कौन सा होता है? वो होता है याद रखिए वैम, जिसे हम जानते हैं वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा के नाम से। और ये होता क्या है? याद रखिएगा उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों व कवकों के बीच का एक संबंध होता है, एक सहजीवी संबंध होता है। वैम फुल फॉर्म दोबारा याद रखिएगा वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी फसल अपेक्षाकृत रूप से क्षारीय पानी के प्रति अधिक सहनशील है। अर्थात क्षारीय मृदा में जिसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है, तो ये तो हम जेट लेवल से ही पढ़ते आए हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अर्थात जो फसल है इसे हम क्षारीय पानी में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सुनहरा धान अर्थात गोल्डन राइस नामक विटामिन ए के अग्रगामी के उत्पादन हेतु नामित किया गया है। सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो सुनहरा धान होता है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो विटामिन ए में भी अगर बात करें इसका अग्रगामी कौन सा होता है, तो याद रखिए विटामिन ए का अग्रगामी होता है बीटा कैरोटीन। अर्थात सबसे ज्यादा इसमें कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन होता है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो गोल्डन राइस होता है इसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है, तो विटामिन ए होता है। और विटामिन ए का अग्रगामी कौन सा होता है, तो याद रखिए बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बाजरे की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पर है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डाटा चेंज हो चुका है तो इसे आपको याद नहीं रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि दुनिया भर में 24 उपग्रहों के नक्षत्र गठित रेडियो नेविगेशन प्रणाली को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं जीपीएस सिस्टम। सभी यूज करते हो, आप हेडसेट यूज करते हो तो उनमें जीपीएस आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का कि मध्यम अवधि की मौसम भविष्यवाणी कितने दिनों के लिए वैध होती है। तो यहाँ पर याद रखिए फोरकास्टिंग की जब भी हम बात करेंगे तो आपको 3 रेंज याद रखनी चाहिए, 1 से 3 दिन, 3 से 10 दिन और 10 दिन से अधिक अवधि। ठीक है, कुछ याद आया? फोरकास्टिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाता है 1 से 3 दिन के लिए तो ये होता है लघु अवधि के लिए अर्थात शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अगर बात करते हैं 3 से 10 दिन के लिए तो ये होता है मध्यम अवधि अर्थात मीडियम ड्यूरेशन के लिए। और अगर आपको पूछा जाए 10 दिन या फिर 10 दिन से अधिक, 10 से अधिक अवधि के लिए, तब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा याद रखिएगा दीर्घकालीन अवधि के लिए। दीर्घकालीन जो भविष्यवाणी की जाती है वो 10 दिन से ज्यादा की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आपको वैसे ही पढ़ लेना है कि कृषि हेतु काम में लिए जाने वाले अत्याधुनिक उपकरण का दूसरा नाम क्या है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्ट हम कि निम्न में से किस फसल में कैल्शियम पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है या फिर अधिक महत्वपूर्ण होता है, कौन सा? कैल्शियम। इसका राइट आंसर तो क्या है? मूंगफली है। लेकिन क्यों है या फिर इसका रीजन क्या है ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसे करने से पहले आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा इसे करने से पहले आपको यहां पर यह पता होना चाहिए
कि कैल्शियम की आवश्यकता ज्यादातर होती क्यों है, इसको जो हमारी फसल है इसे आवश्यकता ज्यादा होती क्यों है मूंगफली को। तो याद रखिएगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक पॉपिंग की समस्या होती है मूंगफली में, वो क्यों होती है, कैल्शियम तत्व की कमी से होती है। क्यों होती है, कैल्शियम तत्व की कमी से होती है। तो इस कैल्शियम तत्व की कमी को पूर्ति करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, 250 हेक्टर अर्थात 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम दिया जाता है किसको, मूंगफली को। क्यों, क्योंकि इसमें पोपिंग की समस्या नहीं आई। एक पोपिंग की समस्या आप जानते होंगे, पोपिंग की समस्या अर्थात जो इसका पोड होता है मूंगफली का वो खाला रह जाता है, अर्थात दाने उसमें नहीं बनते हैं। तो ये समस्या कब आती है, जब कैल्शियम की तत्व की कमी हो जाती है, अर्थात कैल्शियम सबसे ज्यादा रोल जो अदा करता है वो किसमें करता है, मूंगफली में करता है। क्यों, क्योंकि इसी की द्वारा ही हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो बनते हैं। इसी के लिए 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम की मात्रा की आवश्यकता होती है, किसे, मूंगफली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की गई है। अभी जैसे कि आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि डेपोक विधि द्वारा नर्सरी में धान के अंकुरण कितने दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात जो हम पौध तैयार कर रहे हैं नर्सरी में, ये ट्रांसफर करने के लिए या फिर स्थानांतरित करने के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाती है। तो जस्ट आपको पहले ही बता दिया था कि 11 से 14 दिन या फिर 12 से 14 दिनों में क्या है, जो पौध है वो हमारे फील्ड में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा। और धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, वो आप सभी को पता है, मीथेन गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूं के अंकुरण हेतु इष्टतम तापक्रम कितना होना चाहिए, तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पानी के सांद्र बहाव से मृदा कणों की पृथकता व परिवहन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो ये क्या कहलाता है, याद रखिएगा गली इरोजन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जल अपर्दन की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 4 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट अवस्था की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या कहते हैं, स्प्लेश या फिर बौछार क्षरण जिसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, बौछार क्षरण जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बौछार, इसके बाद में कौन सी अवस्था आती है, परत क्षरण आती है। इसके बाद में कौन सी आती है हमारी, अवनालिका, रिल या अवनालिका। ठीक है, डायरेक्ट हम याद रखेंगे। चलिए इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, रिल और गली। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं होती है, इसे भी आप नोट डाउन कर ले। इंग्लिश में डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है, आजकल तो इंग्लिश वर्ड को ही आपको इंग्लिश में हिंदी में देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको इंग्लिश में याद रखना है स्पेशली तौर पर कि स्प्लेश, सीट, रिल और गली, ये 4 टाइप का होता है। कौन सा, जल अपर्दन। ठीक है, सबसे पहले आता है स्प्लेश अर्थात बौछार क्षरण, इसके बाद में आता है सीट जिसे हम बोलते हैं परत क्षरण। और परत क्षरण क्या होती है, सबसे ज्यादा जो हानिकारक करती है वो ये हमारी जो परत क्षरणी है, ये आंखों से तो नहीं दिखाई देती, लेकिन जो याद रखिएगा जितनी भी जो हमारे उर्वरा शक्ति होती है मृदा की, उसको बहाकर ले जाती है। एक खेत से दूसरे खेतों में क्या है, ये बहाकर ले जाती है, अर्थात सबसे ज्यादा जो डैमेज करती है किसानों के लिए, हानिकारक है, वो ये परत क्षरण ही होती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे रिल के लिए, तो इसमें क्या होता है, खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है जिन्हें हम आसानी से जैसे जोत वगैरह के द्वारा हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे विकराल अवस्था होती है रिल की ही गली अवस्था है। रिल जब याद रखिएगा, जैसे कि पानी की जो छोटी नालियां अगर वो बड़ा रूप आकार ग्रहण कर लेती है तो उसी अवस्था को हम कहते हैं गली इरोजन। ठीक है, तो ये जो गली इरोजन है इसे हम आसानी से ठीक नहीं कर सकते, अर्थात जोत वगैरह के द्वारा इसे सही नहीं कर सकते, तो इसी अवस्था को हम कहते हैं गली इरोजन। ठीक है, चारों टाइप हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि केओलिन के छिड़काव से पत्ते की सतह से वाष्पोत्सर्जन की कमी जो होती है वो क्यों होती है, किस टाइप का होता है ये केओलिन। तो केओलिन होता है, याद रखिएगा, फिल्म फॉर्मिंग टाइप का होता है, परत बनाने का कार्य करता है। अर्थात क्वेश्चन को पहले से समझिए कि मान लीजिए ये हमारी पत्ती है, तो इस पे क्या करेंगे, हम केओलिन का छिड़काव यहाँ पर कर देंगे। लेकिन ये जो केओलिन होता है ये क्या करेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर एक सरफेस बना देगा। ये जो पत्ती है याद रखिए, इस पे क्या करेगा, सरफेस बना देगा। और ये सरफेस बनने के बाद क्या करेगा, जो मान लीजिए प्रकाश की जो रेडिएशन आएगी यहाँ पर सौर ऊर्जा की, या फिर आप बोल सकते हो सूरज की जो किरणें आएगी, उनको क्या करेगा, ये उनको वापस रिवर्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिवर्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो क्या होगी, कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, केओलिन का प्रयोग करते हैं
ये क्या करता है, पृथ्वी पे एक सरफेस अर्थात परत बनाने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि फसल, वृक्ष, चारागाह और पशुओं से मिलकर जो कृषि वानिकी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, फसल की जब भी बात की जाए तो एग्रीकल्चर में आती है अर्थात एग्री। वृक्ष की जब भी बात की जाए तो ये आती है सिल्वी में, और ये अगर बात करेंगे चारागाह या फिर पशुओं की तो ये दोनों आते हैं पाश्चर में। दोनों तीनों को याद रखिएगा, एग्रीकल्चर में जितनी भी जो फसल का प्रोडक्शन लिया जाता है वो एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, अर्थात एग्री। सिल्वी अर्थात वृक्ष वगैरह के अगर अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहते हैं सिल्वीकल्चर अर्थात सिल्वी। और पाश्चरल में किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चारागाह या फिर पशुओं की अगर बात करेंगे तो उसे हम कहते हैं पाश्चरल, या फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फोर्थ ऑप्शन कि एग्री सिल्वी पाश्चरल कैसे कहते हैं, अर्थात जिसमें फसल भी होनी चाहिए, जिसमें पौधे भी होने चाहिए, जिसमें पशु भी होने चाहिए, अर्थात चारागाह या फिर पशु भी होने चाहिए। तो इस प्रकार जो खेती की जाती है इसे हम कहते हैं, या फिर कृषि वानिकी की इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, एग्री सिल्वी पाश्चरल। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि सिंचोरियम इंटाइवस खरपतवार निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, सिंचोरियम इंटाइवस ये किसका अर्थात किसका बॉटनिकल नेम है, ये होता है याद रखिएगा कांसनी का। कांसनी का साधारण नाम क्या होता है याद रखिएगा, अर्थात बॉटनिकल नेम क्या होता है, सिंचोरियम इंटाइवस। तो ये जो कांसनी होती है ये किसमें होती है, बरसी में होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बात करेंगे कसपोटा अर्थात अमरबेल की तो अमरबेल तो रिंसका में होती है, लेकिन जो कांसनी होती है ये किसका मुख्य खरपतवार है, याद रखिएगा ये होती है बरसीम की होती है। और बरसीम को दूसरा नाम क्या होता है, इजिप्शियन क्लोवर होता है। और इसका उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है, मिस्र को माना गया है। किसे माना गया है, मिस्र को माना गया है। नेक्स्ट समय में यहाँ पर बात करेंगे पौधों में किण्वक प्रणालियों को स्थिर करने में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए वो होता है पोटेशियम। कौन सा होता है, स्टेबलाइज करने के लिए पोटेशियम यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, चलिए इसको भी हम छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ओल्ड डाटा है, इसे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं वर्ष 2008-9, तो इसे भी हम छोड़ेंगे, ओल्ड डाटा को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अधिक मृतिका के कारण उच्च विस्तार व संकुचन होने से जिन मृदाओं की जुताई करना मुश्किल होता है उन्हें रखा जाता है या फिर उन्हें वर्गीकृत करते हैं। उच्च विस्तार व संकुचन, क्लियर यहाँ पर क्वेश्चन इन दो वर्डों से यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अर्थात स्वतः ही जिसमें जुताई हो जाती है वो कौन सी मृदा है, तो वो होती है काली मृदा। क्योंकि याद रखिएगा जैसे कि मान लीजिए पानी भर गया काली मृदा पर, लेकिन जब वो सूखेगा तो वो पपड़ी बन जाएगी और ऑटोमेटिक क्या होगी, वो याद रखिएगा मृदा की टूट जाएगी, एक तरह से फैल जाएगी। तो अर्थात वो फैल रही है, सिकुड़ रही है और फैल रही है। तो इस प्रकार जो क्रिया होगी इसे कहा जाता है स्वतः जुताई। तो स्वतः जुताई की जो क्रिया होती है ये होती है काली मृदा में। और काली मृदा को किस गण में रखा जाता है, वर्टिसोल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, वर्टिसोल में रखा जाता है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर अगर बात करेंगे जैसे कि काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो जो हमारा हाडोती बेल्ट होता है वहां पर पाई जाती है, अर्थात कोटा बूंदी वारा झालावाड़ की साइड है। ये यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और काली मृदा अर्थात काली कपास मृदा, काली मृदा को कपास मृदा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कपास के लिए काली मृदा है वो काफी अच्छी यहाँ पर मानी गई है। ओके, तो 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में पारगमन की पहली सीडी कौन सी है। तो याद रखिएगा जो पहली सीडी की अगर बात करेंगे तो ये होता है, याद रखिएगा सर्वे ऑफ एरिया, अर्थात इलाके का औक्षीरण अध्ययन। या फिर सबसे पहले जो इलाका हम यहाँ पर मानचित्र जिसका मैपिंग हम करेंगे तो उसका सबसे पहले हम सर्वे करेंगे, यही इसकी प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ह्यूमस का नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है। तो याद रखिएगा 5 से 5.5 होता है। ह्यूमस में नाइट्रोजन कितना होता है, 5 से 5.5 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जल पलवन होने पर मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो फ्लडिंग की समस्या होती है अर्थात फ्लडिंग हो जाती है, इसमें फास्फोरस की क्या होती है, उपलब्धता बढ़ जाती है। लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु प्रयुक्त लोहे पाइराइट का जिप्सम तुल्यांक कितना होता है, अर्थात याद रखिए आयरन पाइराइट का जो जिप्सम तुल्यांक होता है ये कितना होता है, 0.63 होता है। आंवले का व्यवहारिक प्रवर्धन किसे किया जाता है, जो प्रोपेगेशन है याद रखिएगा ये आंवले का किसे के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है याद रखिएगा बडिंग के द्वारा किया जाता है।
आंवले का जो प्रवर्धन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, बडिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि भारत में पूर्णतः परिपक्व व निर्जलित वृद्धि अवस्था वाले खरजूर को क्या कहते हैं। तो याद रखिए पूर्ण रूप से अगर परिपक्व है और निर्जलित वृद्धि अवस्था है तो उसे हम कहेंगे, याद रखिएगा, पिंड, अर्थात पिंड खजूर आप जिसे बोलते हो। ये चारों ही याद रखिएगा अवस्था ही है। अगर आपको पूछ ली जाए जो पिंड खजूर होता है या फिर खजूर की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो गंडोरा, डोका, डैंग और पिंड, ये चारों अवस्थाएं किसकी होती है, याद रखिएगा, खजूर की होती है, परिपक्वन अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर भूमि में प्रतिरोपण हेतु बैंगन का कितना ग्राम बीज पर्याप्त होता है, अर्थात सीड रेट यहाँ पर पूछी गई है, कितना सीड सफिशियंट होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 500 से 700 ग्राम। हाँ, कितना ग्राम यहाँ पर बीज सफिशियंट होता है, याद रखिएगा 500 से 700 ग्राम जो बीज है ये सफिशियंट होता है प्रतिरोपण करने के लिए। वर्षाकालीन भिंडी की फसल हेतु अनुमानित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या ये सही है? जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आरपीएससी ने माना था वो 10 ही यहाँ पर माना था, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है एक तो होती है ग्रीष्मकालीन, एक होती है वर्षाकालीन। चलिए ये क्वेश्चन आज का रहेगा, आज का सेशन का। तो आरपीएससी ने माना है वो वही मान के हम यहाँ पर चलेंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन दोबारा से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे निम्न में से कौन सी जो किस्म है ये शिमला मिर्च की है, तो शिमला मिर्च की येलो वंडर। डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि शिमला मिर्च की कौन सी वेरायटी है, तो येलो वंडर किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फूल गोभी की विपटेल रोग किसकी कमी से होती है, तो ये आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया था कि जो विपटेल है ये तो लगभग कॉमन है, सर्वदाता है, अर्थात सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है विपटेल। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, इसमें याद रखिएगा जो पौधे की पत्तियां होती है वो चाबुक जैसे आकार की हो जाती है, चाबुक जैसे आकार की हो जाती है। मुख्य रूप से याद रखिएगा ये जो विपटेल रोग होता है ये किस प्रकार की मृदाओं में देखने को मिलता है, तो जो मृदाई अम्लीय होती है, अर्थात अम्लीय टाइप की जो नेचर की जो सोइल होती है वहां पर मुख्य रूप से विपटेल रोग देखने को मिलता है। और इसका अगर आपको मान लीजिए उपचार करना है तो इसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर हमें काम में लेंगे, अमोनियम मोलिब्डेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमें इससे बन जाएंगे और तीनों चारों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि तरबूज के छोटे बीज वाली किस्मों हेतु बीज दर कितनी रखी जाती है, तो 3 से 3.5। तरबूज की बीज दर क्या है, 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन है कल उसमें यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइन यहाँ पर क्लास होने वाली है आज, तो इसलिए आज के सेशन को बस यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि ग्लेडियोलस धनकंदों के रोपण पूर्व से उपचार संतान धनकंदों की संख्या में वृद्धि हेतु आवश्यक होती है। अर्थात अगर आपको इथ्रेल है इसका अगर आपको क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा, इससे क्या होगा जो धनकंद है जिसे हम क्या बोलते हैं कॉर्म्स है, कॉर्म्स की संख्या को अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसका ट्रीटमेंट किससे कर दोगे, इथ्रेल से इसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे। इससे क्या होगा, उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को सोल्व किया है। आई थिंक हमने लगातार यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और अच्छे से आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस है वो अच्छे से याद हो भी गए होंगे। ठीक है, तो क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी यहाँ पर क्लासेस है हमारी आपको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।